गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्लेक्टिक काउंसलिंग, थर्ड टाइप ऑफ काउंसलिंग, दैट इज एक्लेक्टिक काउंसलिंग। एक्लेक्टिक काउंसलिंग क्या है और ये किसने दी है? द चीफ एडवोकेट ऑफ दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज थॉर्न। ये थॉर्न ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। एक्लेक्टिक काउंसलिंग इज अ टाइप ऑफ काउंसलिंग विच इज नाइदर काउंसलर सेंटर्ड नॉर क्लाइंट सेंटर्ड बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक्लेक्टिक काउंसलिंग इस प्रकार की काउंसलिंग है जो कि ना तो काउंसलर सेंटर्ड है और ना ही क्लाइंट सेंटर्ड है, बल्कि क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें काउंसलर और काउंसली दोनों ही एक्टिव रहते हैं, दोनों का ही बराबर का रोल होता है। हियर द काउंसलर इज नाइदर टू एक्टिव एज इन डायरेक्टिव काउंसलिंग नॉर टू पैसिव एज इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बट फॉलोज ए मिडिल कोर्स। इसमें क्या होता है, काउंसलर जो होता है वो ना तो इतना एक्टिव होता है जैसा कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में कि अपनी बात कह दी, जो कह दिया मैंने वही करना है, पूरा प्रभाव उसी का होता है। ना ही वो इतना पैसिव होता है जितना कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में, यानी जो है क्लाइंट बोल रहा है बस सिचुएशन दे रहा है और उसका कोई खास रोल उसमें नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, मिडिल कोर्स, बीच की स्थिति का पालन करता है। यानी कुछ बातें काउंसलर की काउंसली को माननी होती हैं और कुछ चीजें काउंसली की काउंसलर को सुननी समझनी पड़ती हैं, उसके हिसाब से उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब आता है स्टेप्स ऑफ एक्लेक्टिक काउंसलिंग। कौन कौन से स्टेप्स हमें एक्लेक्टिक काउंसलिंग में फॉलो करने पड़ते हैं? पहला स्टेप है स्टडी ऑफ द नीड्स एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाइंट। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी क्लाइंट को हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, सबसे पहले हमें उसकी स्टडी नीड्स को समझना होगा, उसकी पर्सनैलिटी को समझना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, उससे एक बातचीत करनी पड़ती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड से सारी इंफॉर्मेशन एकत्र करनी पड़ती हैं, उसके पीयर ग्रुप से सारी इंफॉर्मेशन हमें उसके विषय में जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकती है वो हमें लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। अब सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज करके एक प्रॉब्लम तक पहुंचा जाता है। फिर ये विचार किया जाता है कि किस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या इसमें कोई हमें टेस्ट अप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं, कोई सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि हमें और ज़्यादा जानना है इसके डिटेल में, तो हमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें जिससे कि हमें इसके बारे में और ज़्यादा पता चल सके। जैसे उसका इंटेलिजेंस लेवल जानना है या एजुकेशनल टाइप की काउंसलिंग देनी है। सपोज मान लेते हैं किसी कोई आपके पास क्लाइंट आया, उसे एजुकेशनल टाइप काउंसलिंग देनी है, यानी कि उसे ये सजेस्ट करना है कि किस प्रकार से उसको नई स्ट्रीम आगे उसके प्रोफेशन के हिसाब से चूज कराई जाए। यानी इन फ्यूचर आफ्टर 10th अगर बच्चा कोई आपके पास काउंसलिंग के लिए आ रहा है तो उसको उस समय एजुकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, या एजुकेशनल काउंसलिंग की जब ज़्यादा नीड हो जाती है जब बच्चा सीवियर कंडीशन में होता है, यानी कि वो किसी निर्णय पर पहुंचने में गाइडेंस देने के बाद भी सक्षम नहीं हो पा रहा, तब उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तब हमें जानने की ज़रूरत होती है कि अब इसके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। तो तब हमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनका अप्लाई हम कर सकते हैं, जैसे कि हम उससे इंटरेस्ट को जानने के लिए इंटरेस्ट टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके एप्टीट्यूड को समझने के लिए कि वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, उसका इंटेलिजेंस लेवल जानने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, उसका जो पर्सनैलिटी को हम जान सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू। यानी कि हम प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं कि हमें कौन सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमें इस टेक्निक को अप्लाई करके मिल जाएंगी। देन फिर एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक, हमने डिसाइड किया कि हमें ये वाली टेक्निक यूज़ करनी है, उसके बाद हम उसका को अप्लाई करेंगे। इन टेक्निक में आपकी इंटरव्यू भी हो सकती है, वो भी एक टेक्निक है, लेक्चर भी हो सकता है, वो भी एक टेक्निक है। तो कोई भी हम उसको काउंसलिंग देने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो भी टेक्निक्स में ही आएगा। तो वो हम डिसाइड करते हैं, फिर करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक। वो जो भी हमने डिसाइड किया है, कोई टेस्ट यूज़ करने के लिए सोचा है, कोई भी प्रक्रिया के लिए हमने सोचा, अब उसे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये देखेंगे कि जो हमने एप्लीकेशन किया उसको इवेलुएट करेंगे कि इसका कितना इफेक्ट आया। यानी कि हमें ये पता चलाना है, मान लीजिए हमने किसी बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट किया तो उसका IQ लेवल कितना आया। अगर हमने किसी का इंटरेस्ट जांचने का प्रयास किया तो क्या वो जो इंटरव्यू के दौरान उसने हमें इंटरेस्ट बताया था वो उसके इंटरेस्ट टेस्ट से भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो उसने हमें अपने फ्यूचर में वोकेशन को चूज करने के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, एरिया ऑफ वर्क बताया था, क्या उसका एप्टीट्यूड भी उस तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। इन सब चीज़ों को हम जांच करते हैं, पता लगाते हैं कि जो हमने टेक्निक अप्लाई की है उनका क्या इफेक्ट रहा है। देन प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग, फिर इस सबको एक निर्णय पर हम पहुंचते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट को
वास्तव में क्या इसकी रुचि आई, इंटेलिजेंस आया, एप्टीट्यूड आया, पर्सनैलिटी आई, उन सारी चीज़ों को हमने जांचा। उनको जांचने के बाद हम एक इस निर्णय पर पहुंचे कि इसे किस प्रकार की काउंसलिंग की ज़रूरत है। फिर हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, फिर उसे समझाते हैं कि बेटा आप भले ही कह रहे हो कि आपको साइंस स्ट्रीम चूज करनी है, लेकिन आप फ्यूचर में साइंस से कोई बड़ा बेनिफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका जो हमने इतना सारा टेस्ट किया है उसके आधार पर हम अभी फिलहाल जिस निर्णय पर पहुंचे हैं उसके अनुसार आप शायद इसे ज़्यादा अच्छे से नहीं कवर कर पाओगे। तो बेहतर है कि आप इस दिशा में काम करो जिस दिशा में आपको ज़्यादा अच्छा ब्राइट फ्यूचर मिल सकता है, जहाँ पर आपका टैलेंट ज़्यादा अच्छा यूज हो सकता है। उस आधार पर उसे हम काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। देन फिर आता है सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द क्लाइंट एंड अदर रिलेटेड पीपल। उसके बाद फिर हम क्लाइंट की ओपिनियन लेंगे, जो हमने उसे काउंसलिंग प्रोवाइड की है, क्या उसे हमारी बात ठीक लगी, समझ आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो उसके व्यूज को जानेंगे, उस पर और वर्क करके उसको फिर और बेटर सोल्यूशन देंगे। साथ में उसके रिलेटेड पीपल यानी उसके पेरेंट्स हैं या उसके साथ जो उसको काउंसलिंग के लिए लाए हैं आपके पास, वो भी हो सकते हैं, तो उनका भी ओपिनियन आप जानेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आपको बताते समय कोई उसका जो कोई व्यवहार था कहीं बायसनेस तो नहीं रह गई है, किसी प्रकार का कोई ऐसा तो नहीं रहा छिपाव रहा हो जो कि उन्होंने ना बताया हो। अब उन्हें लग रहा हो सारी समस्या का समाधान जानने के बाद कि नहीं ये चीज़ रह गई बताने से, कभी इसकी वजह से इस पर असर ना पड़े। तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, ये काउंसलिंग में हेल्पफुल रहती है। अब बताए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्लेक्टिक काउंसलिंग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहले है मेथड्स ऑफ काउंसलिंग में चेंज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट और इवन विद द सेम क्लाइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो काउंसलिंग का मेथड है वो बदल जाता है इसमें, ये क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करता है। साथ में जो है एक क्लाइंट के लिए भी अगर हम एक से दूसरी बार या तीसरी बार उसकी काउंसलिंग करते हैं तो हमारा मेथड बदल सकता है। जैसे हमारी जो टेक्निक है काउंसलिंग की, उसमें लेक्चर मेथड है, लेक्चर टेक्निक ऑफ काउंसलिंग है जो आपके सिलेबस में हम लोग पढ़ाते हैं। इसके अलावा ड्रामेटिक्स है, इसे भी हम एज ए टेक्निक ऑफ काउंसलिंग यूज करते हैं। तो वो हमें डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में किस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन इज ओपन टू बोथ द काउंसलर एंड द काउंसलिंग। इसमें सब फायदा क्या रहता है कि इसमें एक्सप्रेशन की दोनों तरफ चॉइस होती है। इसमें काउंसलर अपने भी विचार प्रकट कर सकता है और काउंसली अपने भी विचार प्रकट कर सकता है। ऐसा करने से कई बार होता है कि दोनों के व्यूज सुनने के बाद कुछ नया भी समझ में आता है, नया निकल कर आ जाता है, जो कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद करता है। इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों लोगों का बराबर का रोल है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द रिलेशनशिप आर बेसिक। इसमें जो है एक जो कॉन्फिडेंस है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है और फेथ है, ये वो बहुत बेसिक, बहुत ही अच्छा वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देता है। ये जो फीलिंग है, ये जो अनुभव होता है, ये बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप बना देता है, जिसकी वजह से जो है व्यक्ति फ्रैंकली अपनी प्रॉब्लम्स को कह सकता है, उनके सॉल्यूशन तक आराम से पहुंच सकता है। काउंसलर भी आप आराम से आपको ट्रीट कर सकता है और आप भी काउंसलर से बेझिझक अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। The client and the philosophical framework are adjusted to save the purpose of the relationship. Client and the philosophical framework, वो client जो कि आपके पास काउंसलिंग के लिए आया है और जो philosophical framework are adjusted, यानी उसका जो सोचने का तरीका है, दार्शनिक जो उसका वे है, फ्रेमवर्क है, are adjusted to save the purpose of the relationship, इस प्रकार से समायोजित हो जाते हैं जिससे कि टू सेव द पर्पज ऑफ द रिलेशनशिप, उनका जो रिलेशनशिप है उसके उद्देश्य को सुरक्षित रख सकें, यानी एक अच्छे निर्णय पर पहुंच सकें और आने वाले समय में भी इस रिलेशनशिप का वो दोबारा इस्तेमाल कर सके और कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर काउंसलर से डिस्कस कर सके और उस समस्या के समाधान को पा सके। अब आता है, ये तो हमारी थी काउंसलिंग के टाइप और किस प्रकार से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कैसे इनके तरीका है, स्टेप्स क्या फॉलो करने पड़ते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक्लेक्टिक काउंसलिंग के क्योंकि हमने बेनिफिट यहाँ डिस्कस नहीं किए, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हैं, वही उसके बेनिफिट्स भी हैं। देखा जाए तो इस टाइप की जो काउंसलिंग में एक तो टाइम लगने के साथ इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं। एक्लेक्टिक काउंसलिंग के सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ज़्यादा इफेक्टिव रहती है क्योंकि इसमें दोनों लोग एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। अब लास्ट आता है ऑनलाइन काउंसलिंग और ई काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग और ई काउंसलिंग क्या है? ऑनलाइन काउंसलिंग इज द प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सर्विसेज।
थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से जो काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है व्यक्ति को प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सर्विस, यानी उसके व्यवसाय से और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो काउंसलिंग सर्विसेज इंटरनेट के माध्यम से दी जाती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। सर्विसेज आर टिपिकली ऑफर्ड बाय ईमेल, रियल टाइम चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये तीनों माध्यम है, ईमेल के थ्रू भी हो सकती है, रियल टाइम चैट के थ्रू भी हो सकती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है। Some clients use online counseling in conjunction with traditional psychotherapy or nutritional counseling, and a growing number of clients are using online counseling as a replacement for office visit. बहुत सारे लोग जो है काउंसलिंग को अलग अलग एस्पेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारे लोग इसे ऑफिस जाने की हेडेक से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग। कुछ लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी पहचान को छुपाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग ले लें और फ्रैंकली अपनी बातें शेयर कर सकें, क्योंकि अगर वो सामने जाके करेंगे तो पब्लिकली हो सकता है कि कल को किसी और को पता चले। इस नाते भी बहुत से लोग छुपाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट eclectic counseling and online counseling.